हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। आपकी 12th क्लास का चैप्टर है। एनसीईआरटी में भी जो है बहुत अच्छे से चैप्टर दिया हुआ है। और आप ये मान के चलो कि हर साल नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन और जेई में भी जो है वो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता ही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो कम से कम आएगा ही, एक से दो क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन तक यहाँ से चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, और चैप्टर जो है ना, आप ये समझो कि टेक्निकल या आप यूं कहो कि कंसेप्चुअल चैप्टर है। अगर इस चैप्टर में आपके कंसेप्ट वीक है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज जो हो यहां पर चैप्टर को कंसेप्चुअली लेके चलोगे, आप एक एक चीज को ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे, तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप में दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री तो आप समझते हो, इलेक्ट्रो वर्ड कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करता है। तो क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो भैया देखो कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं। तो मैं पहले ये लिख देता हूं, इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द interconversion of chemical energy into electrical energy and vice versa। ठीक है, तो भैया इसमें जो है हम एक तरीके से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं, इसकी बात इस चैप्टर में हम करेंगे, है ना। कि दोनों एनर्जी को हम एक दूसरे में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे हमारे पास जो बैटरी, मोबाइल चलाते हैं, है ना, तो मोबाइल को चार्ज करते हो, चार्ज करने के बाद उससे आपको आउटपुट मिलता है। तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहले केमिकल एनर्जी में चेंज किया जब मोबाइल चार्ज हो रहा है तब, फिर वापस से मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, आप जब मोबाइल काम में ले रहे हो, जब चला रहे हो उसको, है ना, तो वो मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, तो केमिकल एनर्जी वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये सारी बातें ही इस चैप्टर में जो है वो हम कवर करते हुए चलेंगे, है ना। तो जो भी सेल होता है, घड़ी का सेल होता है, कार की बैटरी होती है, ये सारी चीजें जो है वो ये क्या काम करती है, यही काम करती है, ये कन्वर्जन का ही काम करती है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि जिन डिवाइस में, जो इस तरह के डिवाइस होते हैं जो ये इंटर कन्वर्जन परफॉर्म करवाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, है ना। तो ये भी मैं लिख देता हूं, एंड डिवाइसेस इन विच अबाउ कन्वर्जन आर टेक्स प्लेस, है ना, आर नॉन एज सेल। ठीक है, तो इस तरीके की जो भी डिवाइस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। ये सेल वो नहीं है जो आप बायो में पढ़ते हो, ये सेल का मतलब यहां पर बैटरी से है। ठीक है, तो ये तो बात हुई एक कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। अब आप ये समझना कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस चैप्टर में टोटल 3 पार्ट है। अब 3 पार्ट क्या है, एक तो यहां पर हम पढ़ते हैं भैया गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अब गैल्वेनिक सेल बोल दो या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल दो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसको हम वोल्टेक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों एक ही बात है ना। फिर जो है वो एक यहां पर हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है वो है अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना, ओवरऑल ये 3 चीजें जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस करनी है ना। एक तो हमें पढ़ना गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और तीसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। चैप्टर इसी सीक्वेंस पे जो है वो हम तीनों चीजें पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिएगा बहुत ही आसान सा काम है भैया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं, पहले हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल, है ना। तो देखो जरा, एक्चुअल में जो सेल है ना, ये हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। आप जो है वो अगर ये सेल पढ़ रहे हो, गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हो, तो पहले सेल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि जो सेल है अपने पास ये 2 तरीके के होते हैं। देखिएगा,
दो तरीके के सेल हैं, एक को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। दूसरा जो सेल है वो हमारे पास होता है भैया जी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हमें दोनों पढ़ने हैं, है ना। दोनों में क्या डिफरेंस होता है तो ये समझना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करेगा या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी, है ना, या कोई भी केमिकल एक्शन है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। अब केमिकल एक्शन का मतलब है कि कोई रिएक्शन हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। स्पॉन्टेनियस का मतलब आपको किसी तरह की एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप रिएक्शन चल रही है और उस रिएक्शन का हमने फायदा उठा लिया और उस रिएक्शन से हमने एनर्जी को जो है, उस रिएक्शन में जो भी एनर्जी इन्वॉल्व है उसको हमने एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन होगी, कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होगा, और आपको पता कि करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो बस वही इलेक्ट्रॉनों के लेन देन की वजह से हमने वहां से एनर्जी को जो है वो क्या कर लिया, किसी ना किसी तरीके से एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये काम है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ये क्या करता है कि किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कोई हो रही है तो उस रिएक्शन में जो भी एनर्जी इन्वॉल्व है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो यहां पर मैं बोल दूंगा कि ये क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी है या केमिकल एक्शन है इसको ये कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिसिटी में, ये इसको कन्वर्ट करेगा, है ना। अब कैसे कन्वर्ट करेगा, तो मैं ये लिख देता हूं कि ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और आपको तो पता ही है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी कैसा आएगा, नेगेटिव, है ना। तो ऐसी रिएक्शन, ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल अकर्स इन सेल बाय विच सेल विल कन्वर्ट्स chemical action into इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो भैया एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी और उसी से जो सेल की केमिकल एक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इसका एग्जांपल है भैया हमारे पास गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल जो है ना वो एक आप बोल सकते हो कि एग्जांपल होता है डेनियल सेल का, है ना। तो डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल बोल दो। अभी हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि डेनियल सेल में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो कंटेनर होते हैं अलग अलग, दोनों को हमने जोड़ा हुआ होता है ना, और दोनों से जो हम क्या करते हैं, एक तरीके से केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन उसका पढ़ेंगे, और जब कंसंट्रेशन आप फिक्स कर देते हो 1 मोल पर लीटर तो डेनियल सेल इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बात आती है, ये तो है गैल्वेनिक सेल। या आप ये देखो कि जो कार की बैटरी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, ये हो गया। ये भी इसी तरीके का है। जो अपने घड़ी का सेल होता है नॉर्मल, जो घड़ी में काम में लेते हैं, रिमोट का सेल होता है ना, वो सारे के सारे जो ये काम करते हैं। हालांकि जो ये लेड स्टोरेज बैटरी दोनों की तरह काम कर सकती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह भी काम कर सकती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ आते हैं। अब यहाँ क्या होता है ना कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां इसका उल्टा होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कन्वर्ट होगी एक तरीके से केमिकल एनर्जी में, या इसको आप केमिकल एक्शन बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू केमिकल एक्शन, ठीक है। अब कैसे होगा, तो भाई देखो कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, उसको करवाने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स देना पड़ेगा। अपने आप रिएक्शन नहीं होगी, आपको जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप होगी। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, और वो एक्सटर्नल एनर्जी अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जो प्रोवाइड करवाते हो तो दिस इज कॉल्ड, द प्रोसेस विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। आपने इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में तो पहले सुना ही होगा। तो बिल्कुल वही है इलेक्ट्रोलाइसिस, जिस आप बोल सकते हो सेल में होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस, उसी सेल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं कि भाई व्हेन ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब इसके लिए डेल्टा जी कैसा होएगा, पॉजिटिव होगा, इज कैरिड आउट
by supplying electrical energy, ठीक है, then process is called electrolysis, ठीक है, and the device which is used for this purpose is called electrolytic cell, ठीक है। तो भैया इसी सेल को जो है वो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। जैसे आप बोल सकते हो कास्टनर केल्नर सेल हो गया, वो एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह ही काम करता है। बहुत सारी जगह हम जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम में लेते हैं। कहाँ कहाँ काम में लेते हैं, जैसे भैया इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये काम में आता है ना, कि जब एक मेटल पर, जैसे अपन आप बोला ना, मारवाड़ी बोला पित्तल पालिश कर रहा है, कोई चीज़ हो पित्तल की हो भी के ऊपर सोना की पालिश कर दिया, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी किया करे है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो है वो हम ये चीज़ काम में लेते हैं, ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम में आता है। और भी जो है जैसे रस्टिंग से प्रिवेंशन के लिए भी हम इसको काम में ले सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को काम में ले सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे जगह जगह पर एप्लीकेशन होते हैं। मेटलर्जी में इलेक्ट्रोलाइसिस से हम क्या करते हैं, मेटल को प्योर करते हैं, तो प्योरिफिकेशन में भी ये चीज़ काम में आती है। तो ये दो तरीके के सेल हो गए, दोनों हमें पढ़ने। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, हमारा गैल्वेनिक सेल। देखिएगा जरा, देखो जी भैया गैल्वेनिक सेल हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं कि गैल्वेनिक सेल जो है वो पढ़ने से पहले हमें एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि हम पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। हालांकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम और आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पर गैल्वेनिक सेल अगर हमें पढ़ना है तो पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझना पड़ेगा। तो हेडिंग यही है अपनी, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, पूरा गैल्वेनिक सेल हम पढ़ेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कौन सी चीज़ें काम में आती है ना, क्या इसकी कैलकुलेशन है, क्वेश्चन कैसे आएगा, इसकी थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। लेकिन गैल्वेनिक सेल पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझना पड़ेगा। देखो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है ना, पोटेंशियल का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जैसे बोलते हैं ना, अपना पूरा पोटेंशियल आप लगा दो, है ना, तो पोटेंशियल का मतलब पूरी ताकत लगा दो आप, है ना। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल का मतलब एक तरीके से एनर्जी है, ठीक है, आप बोल सकते हो। और ये एनर्जी कब डेवलप होगी, कब होगी डेवलप, तो देखो कि आप किसी मेटल या नॉन मेटल को, जनरली जो हम इसको मेटल से डिफाइन करते हैं, इवन नॉन मेटल का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो किसी मेटल को आप क्या करते हो, जब आप उसी मेटल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उसको रखते हो, है ना, तो दोनों फेज के इंटरफेस पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है, एक पावर डेवलप होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। पहले मैं इसको लिख देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये वास्तव में क्या है ना। तो ये देखो कि व्हेन a metal is dipped in its own electrolytic solution, then a potential difference is developed between the metal rod and the electrolytic solution, या इसको यू कहो ए पोटेंशियल डेवलप्ड, ठीक है, नॉट डिफरेंस, डिफरेंस विल बी ए डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक between rod and the electrolytic solution, या on the interface of metal rod and solution, ठीक है, which is called
विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है भैया, ये तो है इसकी डेफिनेशन कि भाई सीधा सा काम है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने पास होता है कि भाई जब आप क्या करते हो, जैसे एक एग्जांपल से इसको साथ साथ समझ लेते हैं कि हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में आपने कोई मेटल रोड रखी, ये एक मेटल रोड हमने यहाँ पर रख रखी है। अब इस मेटल रोड को मान लो यहाँ पर आपने जिंक ले रखा है ना, जिंक तो कैसा है, सॉलिड है ना, और इस मेटल रोड को आपने इसी के एक्वस सॉल्यूशन में रख रखा है। मान लो इसी का कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सेम इसी मेटल का, जैसे मान लो यहाँ पर आपने जो वो ZnSO4 ले रखा है, ये हमारे पास जो वो क्या है, एक्वस है, कि एक मेटल को आपने इसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रखा। अब ये देखो कि होगा ये कि जिंक जो है ना, इसका Zn+2, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करती है, एक तरीके से कैटायन बनाती है। तो ये Zn क्या करेगा, ये धीरे धीरे Zn+2 के फॉर्म में जो इधर सॉल्यूशन में आता रहेगा। ये जिंक की नेचुरल टेंडेंसी है, ठीक है, कि ये क्या करेगा, धीरे धीरे जो वो इधर जो वो पॉजिटिव जमा होता जाएगा, और भैया इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो धीरे धीरे यहाँ पर जो वो नेगेटिव जमा होता जाएगा। ये जो मेटल प्लेट है यहाँ नेगेटिव जमा होता जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव जमा हो रहा है और बाहर की तरफ सॉल्यूशन में पॉजिटिव जमा हो रहा है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो है वो एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, एक पावर डेवलप हो गई। तो बस इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है ना, कि जब आप क्या करते हो किसी भी मेटल, नॉट एवन मेटल, यहाँ नॉन मेटल भी हो सकता है, हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोड आगे चल के पढ़ेंगे, तो वहां पर आप देखोगे मेटल का भी बना सकते हो, नॉन मेटल का भी बना सकते हो, इवन आयन का भी बना सकते हो, गैस का भी बना सकते हो, बहुत सारे इलेक्ट्रोड ऐसे बन सकते हैं। तो ये तो हुई एक बात। ठीक ऐसे ही जो है वो आप देखो कॉपर, कि भाई ये हमने एक कॉपर की रोड ले रखी है, इस बार कॉपर है, और इस कॉपर की रोड को आपने इसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो डिप कर रखा है। मान लो इस बार हमने यहाँ पर CuSO4 लिया है और ये है एक्वस, है ना, यहाँ पर कॉपर जो किस में था, सॉलिड में था। अब देखो CuSO4 से आपको क्या मिलेगा, Cu+2 मिलेगा यहाँ से, तो ये है Cu+2 और ये क्या है, SO4-2। तो अब ये इसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि ये जो Cu+2 है ना, ये सॉल्यूशन में खूब सारा Cu+2 रखा है, ये Cu+2 धीरे धीरे जो है वो इधर जाके इस मेटल प्लेट पर जाके जो है वो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। यहाँ पर मेटल प्लेट पर धीरे धीरे पॉजिटिव जमा होगा, और भैया सॉल्यूशन का Cu+2 मेटल प्लेट पर जाके डिपॉजिट हो गया, तो सॉल्यूशन में क्या बच गया, सल्फेट। वही पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो क्या, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, है ना। तो ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप ये देखो कि यहां पर तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कि जो Zn था, रोड जो थी ना, वो धीरे धीरे Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि दूसरी जगह यहां पर जो Cu+2 जो यहां जाके जमा हो गया एक तरीके से, है ना, तो यहां जो है वो आप बोलोगे यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है धीरे धीरे। कॉपर जो है ना, कॉपर जो आप देखोगे इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है वो धीरे धीरे जो यहां पर इस पर जाके जमा हो गया, जीरो में चला गया। तो आपको सर यहां पॉजिटिव कैसे आया, भैया रेस्पेक्टिवली यहां सॉल्यूशन में सल्फेट जमा हो गया ना, तो रेस्पेक्टिवली यहां चार्ज जो हो क्या हो गया, बढ़ गया, इसलिए जो पॉजिटिवली ये रेस्पेक्टिवली पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये काम होता है। तो एक तरफ तो ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो बस आप ये भी बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ये क्या है, ये है टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज और टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। बस ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। कहने का मतलब यार देखो कि आप लेंथ को कैसे मेजर करते हो, लेंथ को मेजर करते हो सेंटीमीटर में या मीटर में या किलोमीटर में। आप जो है वो मास को कैसे मेजर करते हो, ग्राम या केजी में मेजर करते हो। आप जो वो टेम्परेचर को केल्विन या डिग्री में मेजर करते हो, है ना। तो ठीक ऐसे कि यार सर हम ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी को कैसे मेजर करें, है ना, कि किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, जल्दी होगा कि धीरे होगा, हम कैसे मेजर करें। कि किसी का रिडक्शन हो रहा है, कि जैसे इसका रिडक्शन हो रहा है, जल्दी होगा कि इसका भी रिडक्शन हो रहा है, इसका भी रिडक्शन हो रहा है, जल्दी होगा कि धीरे होगा, किसका धीरे किसका जल्दी, कैसे मेजर करोगे इस चीज को, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज और टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, इस चीज को आप कैसे मेजर करोगे। तो जो वो ये कहा कि एक मैथमेटिकल टर्म बना देते हैं, और वो क्या है, वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से मेजर कर सकते हो, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, मान लो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज ज्यादा है, ये जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये जल्दी रिड्यूस होगा,
है ना। तो वास्तव में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको क्या बताता है, क्योंकि यहां पर जब आप डिप करोगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ही इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होगा। तो भैया बस ये ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो आपको बताता है टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज और टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, है ना। तो मैं यहां पर ये लिख देता हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, और लगा के जो है वो यहां पर लिखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल represents tendency to get oxidized और tendency to get reduce। ठीक है, तो भैया ये आपको जो है वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने की टेंडेंसी को बताएगा। इसी के बेसिस पर दो तरीके के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, दो तरीके का हो गया हमारे पास, है ना। एक तो जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। और दूसरा जो है वो हमारे पास हो गया भैया रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बताएगा, दिस विल represents tendency to gets oxidized, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक तरीके से ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को, कि जिसका ऑक्सीडेशन जितना आसानी से होगा ना वहां पर हम बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। या आप उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है इसका मतलब टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरी तरफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहां पर हम बोलेंगे कि दिस विल रिप्रेजेंट्स टेंडेंसी टू गेट्स रिड्यूस, ठीक है। और भाई देखो अब बाकी तो ज़्यादा डिटेल में बातें हम बाद में आगे करेंगे, अभी के लिए इतना ध्यान में रखना कि दो तरीके का हो गया पोटेंशियल अपने पास, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल। और एक चीज़ कि भाई कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोड के जो भी अपने पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जैसे मान लो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसके लिए हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो इसके लिए हम रिडक्शन पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कभी भी, है ना, आप ये बोल सकते हो कि भाई अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हम कभी फाइंड नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है तो आपको जो इसको किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर बाद में ही इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक रिलेटिवली जो वो थिंग होती है, रिलेटिवली क्वांटिटी होती है कि किसी के साथ में जो वो कनेक्ट करके बाद में निकालना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतनी ही बात आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में करनी है। डायरेक्टली हम आते हैं देखो गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, ठीक है ना। देखिएगा इसको मिटा देता हूं मैं। हाँ तो देखो कि हमें गैल्वेनिक सेल पढ़ना है अब अगला। तो आप ये समझो कि गैल्वेनिक सेल या एक अपने पास है डेनियल सेल, है ना। आप ये बोल सकते हो कि जो गैल्वेनिक सेल है ना वो डेनियल सेल का ही एक एग्जाम्पल है। हम क्या कर सकते हैं, देखो डेनियल सेल के पैटर्न में गैल्वेनिक सेल बोल दो या इसको जो है मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल देता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो अब आप समझना इसको, है ना, कि गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, ये अक्सर कंफ्यूजन होता है ना। पहली बात तो ये सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये सारे क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब डेनियल सेल जो है वो एक सेल का टाइप है। सबसे पहले डेनियल साहब ने जो है वो एक सेल बनाया था, कैसे कि दो अलग अलग कंटेनर लिए, दोनों में मेटल रोड डिप करी, और बहुत ही काम का सेल था, बहुत ही काम में जो है वो, ये आज भी जो है वो हम इसको लैब में जो है वो अक्सर काम में लेते हैं। फिर जो है वो क्या किया कि
जब डेनियल सेल में ही अलग अलग कंसंट्रेशन चेंज कर करके जो है वो हमने जो है वो अलग अलग तरीके के सेल बना दिए, तो वो सारे के सारे जो है वास्तव में गैल्वेनिक सेल होते हैं। कहने का मतलब डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल में केवल कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। आप समझना कि डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो डेनियल ने क्या किया, जैसे अभी हमने देखा था, ये हमारे पास जो है वो एक कंटेनर है, ठीक है। एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में जैसे एक मेटल रॉड जो है वो इसने डिप करी या मेटल रॉड इसने रखी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो जिंक है, जिंक की प्लेट है, ठीक है। ये है Zn और ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। और इसको इसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रख दिया, जैसे कि यहाँ पर जो इसने रख दिया इसको ZnSO4 के सॉल्यूशन में। ये है हमारे पास क्या, ZnSO4 और ये है एक्वस, ठीक है। इसको इसी में इसने रख दिया। फिर दूसरा जो है वो इसने एक और कंटेनर लिया और इस कंटेनर में इसने कॉपर की रॉड रखी। ये हमारे पास जो है वो कॉपर की रॉड है, ठीक है। हम डेनियल सेल की बात कर रहे हैं पहले, कॉपर सॉलिड, और दोनों तरफ जो है वो इसने इस बार इधर जो है वो इसको इसी के सॉल्यूशन में रखा। यहाँ पर इसने ले लिया CuSO4 और ये है भैया जी एक्वस फॉर्म में। हम इसका कंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 पार्ट है, एक तो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तीसरा कंडक्शन, है ना। और इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। थोड़ा सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट था वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो अब इन दोनों को क्या किया, इसने ऐसे कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से जोड़ दिया। मान लो यहाँ पर है गैल्वेनोमीटर G, ये आपको रीडिंग दिखाएगा कि जो भी जो हो, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर कंडक्शन हो रहा है तो वो आपको G में पता चल जाएगा। इसकी सुई इधर उधर जो है वो क्या करेगी, टिक टिक करेगी, तो पता चल जाएगा। अभी देखो इस कंडीशन में यहाँ पर किसी तरीके से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि भैया यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट है। और सर्किट इनकम्प्लीट है तो यहाँ इसने क्या किया, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक ग्लास की ट्यूब इस तरीके से जो इसने रखी। ये यहाँ पर एक अपने पास जो एक ट्यूब होती है, यू शेप ट्यूब होती है, जिसको यूट्यूब बोलते हैं। आप भी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, लेकिन ये वो उससे अलग है। यहाँ जो है वो एक कॉटन प्लग इसने लगा दिया ताकि इसके अंदर जो भी माल है, ट्यूब के अंदर जो भी मटेरियल है वो बाहर ना गिरे। और इसके अंदर कुछ जो है वो इसने इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फिल कर दिए। इसको हम बोलते हैं भैया जी सॉल्ट ब्रिज। दिस इज नॉन एज सॉल्ट ब्रिज। अब देखो जरा कि ये जो है ना, इसी को हम बोलते हैं एक तरीके से डेनियल सेल, है ना। और कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है। कंसंट्रेशन जो है ना वो यहाँ पर इसकी जैसे हम 1 मोलर लेते हैं, इसकी भी कंसंट्रेशन आपने 1 मोलर ले रखी है। तो जब आप कंसंट्रेशन 1 मोलर लेते हो तो ये देखा जाता है कि ये जो सुई है गैल्वेनो की, ये जाती है 1.1 वोल्ट पर। कहने का मतलब दोनों तरफ आप कंसंट्रेशन 1 मोलर लेते हो तो ओवरऑल सेल से कितनी करंट जनरेट होती है, तो 1.1 वोल्ट जो यहाँ पर जनरेट होता है। ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है ना, कि 1.1 कहाँ से आया, तो एक्सपेरिमेंटल है। और भैया देखो जरा कि अब गैल्वेनिक और डेनियल सेल में ये डिफरेंस है। आप ये कंसंट्रेशन बदल बदल के हजारों लाखों असंख्य जो है वो, मतलब इनन्यूमेरिकली जो है वो गैल्वेनिक सेल, कितने भी गैल्वेनिक सेल बना सकते हो। तो बस ये यहीं पर डिफरेंस आ जाता है कि अभी हम जो है जो भी काम करेंगे वो स्टैंडर्ड कंडीशन में करेंगे। कहने का मतलब 1 मोलर हम कंसंट्रेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो जी भैया एक चीज मैं बता देता हूं कि आप जब भी कोई सेल बनाओगे, जब भी कोई सेल हम लिखेंगे बनाएंगे, तो ध्यान रखना इस तरफ जो है वो हमेशा होता है एनोड। सेल के 2 पार्ट होते हैं, 2 तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो इस तरफ जो भी हम लिखेंगे वो क्या होता है, एनोड, और इस तरफ जो भी लिखेंगे वो होता है कैथोड। तो ये है हमारे पास क्या, इधर तो है भैया जी एनोड, और ये वाला क्या है, ये है कैथोड कंपार्टमेंट या डिपार्टमेंट, ठीक है। अब ध्यान ये रखोगे देखो जरा कि फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है भैया जी। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, इसके लिए आप एलोन ध्यान में रखोगे, ठीक है। एलोन का मतलब देखो क्या है कि ए का मतलब होता है एनोड, ठीक। एल का मतलब होता है ये लेफ्ट में होगा, ओ का मतलब ये इस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और ये जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एलोन का मतलब यही है ना, कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ध्यान रखना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए जो है वो ये नेगेटिव की जगह कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और बाकी एक चीज मैं बता देता हूं, दुनिया का कोई भी सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कोई भी सेल हो दुनिया का, दुनिया के हर सेल में एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। चाहे आप उसको लेफ्ट में लिख दो, चाहे राइट में लिख दो,
होगा हमेशा ऑक्सीडेशन ही, ठीक है। ये हम कंसेप्ट बहुत काम में लेंगे। तो एनोड हमेशा जो हो, जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, हमेशा लेफ्ट में रखना है ना, और फिर जो इस पर ऑक्सीडेशन करवाना, ये नेगेटिव होगा। अब देखो जरा कि मैंने क्या कहा कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी इनके बीच में, जो क्या होगी, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, और उसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वजह से जो है वो यहाँ पर क्या होगा कि हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा। हमें यही समझना है कि एनोड पर क्या हुआ और कैथोड पर क्या हुआ। ये तो है भैया गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन। अब हम जानते हैं कि भैया देखो जरा एनोड पर, एट एनोड, एनोड पर क्या होगा। मैंने कहा एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। कैसे होगा ऑक्सीडेशन? अभी हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रोड क्या होता है कि आप किसी मेटल को अगर इसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करते हो तो वहां पर या तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा, दोनों में से कोई एक काम होगा। तो यहां एनोड को जैसे ही आप जो दोनों को कनेक्ट करोगे ना, तो एनोड पर भैया ये जिंक की रोड है ना, ये जिंक की रोड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जो हमारा जिंक की रोड का जो Zn सॉलिड है, ये ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा भैया जी Zn+2 एक्वस में, और साथ में जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और Zn+2 बोल दो या 2+ बोल दो। वैसे टेक्निकली देखें तो Zn2+ ऐसे लिखना इसको ज्यादा ठीक रहता है, लेकिन आप कैसे भी लिख सकते हो कि चार्ज पहले ना लिखकर बाद में लिखते तो वो ज्यादा सही रहता है, स्टैंडर्ड है। लेकिन हम फ्लो में क्या करते थे, पहले लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो जिंक एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। फिर देखो जरा कि यहां पर जब ऑक्सीडेशन होगा ना, तो यहां जो भी जिंक है जो अभी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो धीरे धीरे रिलीज होके Zn+2 के फॉर्म में, ये Zn+2, ये Zn+2, ये Zn+2, ये धीरे धीरे सॉल्यूशन में आएगा। और भैया 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो धीरे धीरे यहाँ इस मेटल प्लेट पर क्या हो जाएंगे, ऐसे जमा हो जाएंगे। तो यहाँ तो देखो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो है वो जमा हो गए, इसलिए ये कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसलिए हमने कहा है एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये काम तो हुआ एनोड पर, ठीक है। दूसरी तरफ देखिएगा एट कैथोड। अच्छा ये जो है ना, आप समझना कि जो Zn+2 है, ये वास्तव में जो सल्फेट के साथ इंटरेक्ट करके ZnSO4 बना लेगा, है ना। फिर आप दूसरी तरफ देखो कैथोड, कैथोड पर जो है वो अगर देखो इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इधर क्या हो, इधर रिडक्शन हो रहा है तो इधर ऑक्सीडेशन होगा, इधर ऑक्सीडेशन तो इधर रिडक्शन, तो इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इधर रिडक्शन होगा। क्या होगा ना कि CuSO4 है हमारे पास, तो ये Cu+2 और ये SO4-2, ये Cu+2 सॉल्यूशन में है। तो ये जो Cu+2 सॉल्यूशन का है, बहुत सारा Cu+2 यहाँ रखा है, ये Cu+2, ये Cu+2, ये Cu+2, ये धीरे धीरे जो है वो यहाँ पर जाके क्या होगा, एक तरीके से डिपॉजिट होगा। Cu+2 धीरे धीरे जो है वो मेटल प्लेट पर डिपॉजिट होगा, और यहाँ जाके डिपॉजिट होगा। तो धीरे धीरे जो है वो आप देखोगे कि ये वाला जो है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ से मेटल प्लेट पर जा रहा है, और एक तरीके से धीरे धीरे जो ये कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसलिए जो कैथोड यहाँ पर पॉजिटिव होगा, एनोड कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ये Cu+2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, ये एक्वस फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके चला जाएगा कॉपर, और ये सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हुआ भैया ये एनोड पर रिएक्शन, एक कैथोड पर रिएक्शन। अगर आप बात करोगे नेट रिएक्शन की भाई एक सेल जो बनता है ना, एक सेल, कंप्लीट सेल जो बनेगा वो 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बनेगा। ये एक इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। ये आप बोल सकते हो एनोड, ये कैथोड, ये ऑक्सीडेशन हाफ इलेक्ट्रोड, ये रिडक्शन हाफ इलेक्ट्रोड, है ना। एनोड को आप ऑक्सीडेशन हाफ इलेक्ट्रोड बोल सकते हो, या इसको हाफ सेल भी बोल सकते हो। एक हर जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड है उसको क्या बोलोगे, हाफ सेल बोलोगे, क्योंकि कंप्लीट सेल जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रोडों से मिलकर बनेगा। तो अब ओवरऑल हमने देखो हर एक इलेक्ट्रोड की रिएक्शन तो देख ली है। अब ओवरऑल पूरे सेल के अंदर क्या रिएक्शन हो रही है, तो पूरे सेल की रिएक्शन देखने के लिए आपको इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ते टाइम पर जब भी नेट सेल रिएक्शन आप लिखोगे, ये देखो कुछ पॉइंट है वो मैं साथ साथ में आपको बताते चल रहा हूं कि आपको अगर नेट सेल रिएक्शन लिखनी है ना, आपको जो एनोड की रिएक्शन प्लस कैथोड की रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है। और दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो एक ही चीज का ध्यान में रखना है कि भैया पहली बात तो दोनों में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जैसे आप देख रहे हो एनोड में इलेक्ट्रोड जो है वो इस तरफ है, कैथोड में इलेक्ट्रोड जो है वो इस तरफ लगे हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है जो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली कैंसिल होने चाहिए। यानी नेट सेल रिएक्शन जब भी आप लिखो तो फाइनल रिएक्शन में आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनों के दर्शन नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास रिएक्शन आएगी Zn सॉलिड प्लस Cu+2, ये है एक्वस, इज कन्वर्टिंग इनटू Cu सॉलिड, और ये है Zn+2 और ये है एक्वस। नेट सेल रिएक्शन में आप देखो जरा कि इलेक्ट्रॉन के दर्शन नहीं होने चाहिए। यहां पर फाइनली जो है हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, ये नेट सेल रिएक्शन है।
तो नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए आप देखो जरा, आप क्या करोगे, आपको दोनों रिएक्शन को जोड़ना है और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली कैंसिल होंगे। जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी 2, यहाँ तो बराबर थे। अगर बराबर नहीं है, मान लो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो आप क्या करोगे, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को तो नीचे वाली रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर दो और इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को ऊपर वाली रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इक्वल। और नेट सेल रिएक्शन जो है उसमें कभी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखने चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता है। क्लियर है बात? ये नेट सेल रिएक्शन आई। अब समझना जरा कि आपने देखा इधर तो ऑक्सीडेशन हुआ और इधर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण ये वाली प्लेट तो हो गई नेगेटिवली चार्ज, ये वाली पॉजिटिवली चार्ज, यानी ये तो हाई पोटेंशियल पर चला गया और ये लो पोटेंशियल पर चला गया। तो भैया इसमें देखो क्या होगा ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अब जैसे जैसे इधर इलेक्ट्रॉन जमा हो गए तो इलेक्ट्रॉन इधर से जो है वो चल के इधर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की डायरेक्शन होगी कि भाई बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन जो कैसे जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि हमें पता है कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो है वो फ्लो होता है, तो करंट जो है वो जाएगी किधर से किधर, कैथोड से एनोड की तरफ। तो ये आई का फ्लो। कई बार जो स्टेटमेंट पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल इज करेक्ट और इनकरेक्ट, है ना, तो यहां पर मैं अभी सारी चीजें आपको लिखवा दूंगा। तो ये है भैया हमारे पास इसका कंस्ट्रक्शन। अब भैया देखो कुछ एक पॉइंट है वो हम लिख लेते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गैल्वेनिक सेल के बारे में, देखिएगा। इसको तो मैं मिटा रहा हूं। हाँ जी, कि भैया सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, अच्छा सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज जो है ना ये क्या काम करता है, इसके अंदर भैया कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है ना। जैसे इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हमने KCl भर दिया, है ना, तो ये एक तरीके से सर्किट को कंप्लीट करता है। अभी सॉल्ट ब्रिज का कंप्लीट फंक्शन जो है वो हम अलग से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन will takes place at anode, ठीक है, and reduction will takes place at cathode, ठीक है। तो भैया एक तो ये चीज कि ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, रिडक्शन, ये तो हमेशा दुनिया के हर सेल में ये चीज लागू होगी कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन। दूसरा जो पॉइंट है, हाँ तो देखो सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है कि आप ध्यान से देखो जरा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो किधर से किधर है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, है ना। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये है अपने पास फ्रॉम एनोड टू कैथोड, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है किधर, एनोड टू कैथोड। फिर देखो फ्लो ऑफ करंट, तो फ्लो ऑफ करंट, तो भैया आप करंट का फ्लो देखना, करंट किधर से किधर जा रही है, तो करंट जा रही है किधर, कैथोड टू एनोड, है ना। तो ये है कैथोड टू एनोड। अब भाई ये जो करंट का फ्लो है ना कैथोड से एनोड, ये तो है इन आउटर सर्किट, है ना, दिस इज इन आउटर सर्किट, ठीक है। और अगर आप इनर सर्किट में देखो, सेल के अंदर देखो, तो करंट जो इस तरीके से फ्लो होगी सॉल्ट ब्रिज से होते हुए, तो एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड, है ना, इन इनर सर्किट, ठीक है। तो इनर सर्किट कई बार जो स्टेटमेंट में दे देता है कि भाई आउटर सर्किट में करंट की डायरेक्शन ये होगी, या इनर सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन ये होगी, ये भी ध्यान में रखना। और करंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन से हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है, क्योंकि करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ ही फ्लो होगा। फिर एक चीज और कि भैया ये जो सेल है ना, तो दिस सेल गिव्स ए वोल्टेज या गिव्स a voltage of 1.1 volt when concentration of electrodes is taken
1 मोल पर लीटर। ठीक है, तो भैया अगर आप दोनों तरफ कंसंट्रेशन जो इधर भी 1 मोल पर लीटर जो CSO4 आपने लिया है या 1 मोलर दिए, और इधर भी अगर 1 मोलर लिया है, तो ओवरऑल इस सेल से आपको 1.1 वोल्ट का जो वो ओवरऑल सेल वोल्टेज मिलेगा, पोटेंशियल जो वो इतना यहाँ से डेवलप होगा। ठीक है अब ये सारी चीजें जो है वो हमने इस सेल के बारे में पढ़ी। अब डायरेक्टली हम आते हैं, देखो यहाँ पर जो एक पॉइंट है अपने पास, वो क्या है, सॉल्ट ब्रिज। हम सॉल्ट ब्रिज को पहले समझ लेते हैं, और सॉल्ट ब्रिज को समझने के बाद हम पढ़ेंगे भैया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। देखिएगा है ना कि ये सॉल्ट ब्रिज क्या काम में आता है। तो फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज या सॉल्ट ब्रिज, देखिएगा सॉल्ट ब्रिज। भैया देखो ये सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, पहले तो आप ये समझना है ना। तो सॉल्ट ब्रिज जो है वो क्या है, एक ग्लास की ट्यूब है ना। इट इज ए यू शेप्ड ग्लास ट्यूब which is filled with electrolytes like KCl, ठीक है, KNO3, NaNO3 एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो है वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें भरे होते हैं। these electrolytes are mixed with mucopolysaccharides और अगार अगार जेल। ठीक है, तो भैया देखो क्या करेंगे कि एक ग्लास की यूट्यूब शेप जो है वो यू शेप जैसी जो वो एक ट्यूब होती है, तो हम क्या करते हैं, अगार अगार जेल, आपने नाम सुना होगा। तो अगार अगार जेल जो है एक कल्चर मीडियम होता है, आप ये बोल सकते हो बैक्टीरिया के लिए, है ना। तो अगार अगार जेल या फिर म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ये सारे जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। जेली क्यों, थोड़ा गाढ़ा होगा ना, तो आप जब इसको ऐसे उल्टा करोगे तो वो इधर से निकलेगा नहीं, और यहाँ कोटल प्लग लगा देंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो उसमें जो वो इनको मिक्स करते हैं इलेक्ट्रोलाइट को, और फिर इसके अंदर क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट क्यों भरते हैं, ताकि ये सर्किट को क्या कर दे, कंप्लीट कर दे, है ना। तो इसलिए जो वो हम ये इस तरीके का इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब ध्यान ये रखना आपको कि जो अपने पास सॉल्ट ब्रिज है, इस सॉल्ट ब्रिज में हम जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट की खास बात होती है, आप कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट ऐसे ही मुंह उठा के जो वो ऐसे ही नहीं ले सकते कि भाई कोई भी इलेक्ट्रोलाइट भर दो, NaCl भर दो, ऐसा नहीं है। यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं उनकी खास बात ये होती है कि इस इलेक्ट्रोलाइट में जो दोनों आयन है, केटायन और एनायन, उन दोनों आयनों की आयनिक मोबिलिटी जो है वो नियरली क्या होती है, सेम होती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड in salt bridge will have equal या nearly equal, ठीक है, mobility of cations और anions। ठीक है, तो उनकी जो वो आयनिक मोबिलिटी, मतलब ये है, आप मोबिलिटी को वैसे तो हम आगे इसको ठीक से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूं, आयनिक मोबिलिटी का यहां पर मतलब ये है एक तरीके से स्पीड, कि जिस स्पीड से, मान लो यहां पर क्या होगा ना कि जैसे ही आप ये देखोगे कि इधर Cu+2 निकल के सॉल्यूशन से जो इस प्लेट पर जाके डिपॉजिट हो गया, यहाँ सल्फेट आ गया। अब धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में सल्फेट जो है वो क्या होने लग जाएगा, जमा होने लग जाएगा, और इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस सॉल्यूशन में। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए, इधर जैसे मान लो आपने KCl भर रखा है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए तुरंत इधर से K+ जो है वो इधर से आएगा और इस सल्फेट को न्यूट्रल कर देगा। ठीक ऐसे ही यहां धीरे धीरे Zn+2 सॉल्यूशन में जमा हो रहा है, तो भैया इस Zn+2 पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए इधर से Cl- आएगा और इसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो दोनों की मोबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, या तो सेम होनी चाहिए या नियरली सेम होनी चाहिए। जैसे कि KCl में ऐसा हो सकता है। अब यार हमें कैसे पता चलेगा मोबिलिटी सेम है या नहीं है, ये चीज एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है ना। KCl में हो सकता है
है ना, अमोनियम नाइट्रेट में हो सकता है, नॉट NaNO3, इवन वी कैन यूज अमोनियम नाइट्रेट ऑल्सो, NH4NO3, है ना, कुछ केसेस में हम ये भी काम में ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। और फिर देखो जरा कि ये तो हुई इसका कंस्ट्रक्शन, कि हर कोई सा काम में नहीं लेंगे। अगार अगार में इसलिए इनको जो रखा है क्योंकि जो वो थोड़ा सा क्या होता है, विस्कस होता है, जिससे कि जैसे ही उल्टा करोगे तो ये निकल के बाहर नहीं आएगा। अब देखो कि ये क्या काम करता है, जो सॉल्ट ब्रिज है ये क्या काम करता है, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये हम देख लेते हैं। तो देखना जरा, या वर्क ऑफ सॉल्ट ब्रिज। हाँ जी, देखो जी, सॉल्ट ब्रिज क्या क्या काम करेगा, है ना। सबसे पहला काम तो यही है इसका कि ये क्या करता है, सेल के इंटरनल सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है ना। कि अगर आपने सॉल्ट ब्रिज हटा दिया तो यहां पर कोई करंट फ्लो होगी ही नहीं, ये सेल के इंटरनल सर्किट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट ऑफ सेल। तो ये सेल के इंटरनल सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है, ये इसका पहला काम है। और भी जो है उसके कई काम है, जैसे कि भाई सेकंड जो है ना, सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा कि भाई एक हमारे पास होता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो सॉल्ट ब्रिज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को बनने से रोकता है। इसके अलावा सॉल्ट ब्रिज दोनों जो अपने पास एनोड और कैथोड डिपार्टमेंट है ना, तो एनोड और कैथोड कंपार्टमेंट दोनों के लिए जो है वो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो ये भी मैं लिख देता हूं कि सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ एनोड एंड कैथोड कंपार्टमेंट्स। ठीक है, तो ये दोनों तरफ जो हो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। कैसे करता है ये भी आप समझ लो कि भैया ये क्या करेगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पर Cu+2 सॉल्यूशन से जा जाके इस रोड पर जाके क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। और यहां पर सॉल्यूशन में Zn+2 लगातार सॉल्यूशन में आ रहा है। तो यहां क्या होगा, धीरे धीरे जो सल्फेट है ना, सॉल्यूशन में सल्फेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और ऐसे ही इधर धीरे धीरे जो है वो क्या हो जाएगा, Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इनिशियली तो ये वाला टर्मिनल तो हाई पोटेंशियल पर होगा और ये वाला लो पोटेंशियल पर होगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि इधर पॉजिटिव जमा हो रहा है, इधर नेगेटिव जमा हो रहा है। तो धीरे धीरे ये वाला जो है वो हाई पोटेंशियल पर, ये वाला लो पोटेंशियल पर चला जाएगा, और धीरे धीरे हमारा सेल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। तो ये जरूरी है कि इसको न्यूट्रल रखा जाए और इसको भी न्यूट्रल रखा जाए, ना तो इधर पॉजिटिव बढ़ना चाहिए ना ही इधर नेगेटिव बढ़ना चाहिए, ये जरूरी है। और इसके लिए इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल करना पड़ेगा। और इन दोनों को न्यूट्रल करने का तरीका है कि भाई जैसे ही इधर एक सल्फेट बना, तुरंत इधर से K आ गया, 2 पोटेशियम आ गए और आके इसको K2SO4 पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कर दिया। जैसे ही इधर Zn+2 आया, इधर से तुरंत जो है वो क्लोराइड आयन आ गए और इस Zn+2 को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। तो ये सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन होता है। अगर आप ये सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाओ, कई बोलेंगे सर सॉल्ट ब्रिज का काम तो सर्किट कंप्लीट करना होता है, एक काम करो ना, इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो बिना सॉल्ट ब्रिज से। और भी तो कई तरीके होते हैं सर्किट कंप्लीट करने के। तो मान लो आप जो बीच में कंडक्टर प्लेट लगा दो, कंडक्टर प्लेट लगा के जो इनको क्या कर दो, एक तरीके से जो वो जोड़ दो, और फिर भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो सेल काम करना चाहिए, बिल्कुल भैया, वहां सेल काम तो करेगा लेकिन ज्यादा लाइफ नहीं होगी उसकी। देखना कैसे। तो सॉल्ट ब्रिज का जो काम है वो एक तो है सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरा काम है कि ये दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखता है, ठीक है ना। और तीसरा जो पॉइंट है ना, सॉल्ट ब्रिज, देखो सॉल्ट ब्रिज एक हमारे पास होता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो सॉल्ट ब्रिज जो है ना, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को बनने से रोकता है ना। तो इट सॉल्ट ब्रिज स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ LLJP।
ठीक है। और ये हमारे पास होता है क्या, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ये क्या करता है भैया, एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है, ये इसको बनने से रोकता है। अब ये क्या है इसको समझना आप। तो आप ये समझो कि मान लो आपने क्या किया कि अगर हमारा मोटिव केवल इतना है कि यार हमें तो क्या करना है हमें तो सर्किट कंप्लीट करना है, और सर्किट तो और भी कई तरीकों से कंप्लीट किया जा सकता है। तो आपने क्या किया कि सेल को जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया बिना सॉल्ट ब्रिज के। मान लो दोनों आपने जो है वो स्टील प्लेट से जो है वो, या पोरस स्टील प्लेट से जो है इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। आप इसको यूं समझो, LLJP क्या है, मैं इसको पूरा जो है एक्सप्लेन करता हूं, है ना। LLJP लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि आपने क्या किया कि कुछ इस तरीके से सेल को डिजाइन किया। एक कंटेनर लिया, मान लो बड़ा कंटेनर ले लिया इस तरीके से, है ना, और इस कंटेनर में यहां पर एक स्टील की प्लेट लगा दी, और ये कंडक्टर है, ठीक है। अब कंडक्टर है और एक तरफ तो आपने क्या कर रखा है यहां पर, जैसे इधर तो जो है वो ZnSO4 भर रखा है, वही यहां तो है हमारे पास ZnSO4 वही 1 मोलर सेम टू सेम, और दूसरी तरफ जो है वो यहां पर हमने CuSO4 भर रखा है, ये है जी CuSO4, ये भी है कितना, 1 मोलर, है ना। और यहां पर जिंक की रॉड हमने डिप कर रखी है, ये तो है भैया Zn सॉलिड, और यहां दूसरी तरफ जो है वो हमने कॉपर की रॉड डिप कर रखी है, ये है हमारे पास कॉपर सॉलिड, ठीक है। और दोनों को जो है वो हमने गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। अब मैं आपको पूछूं क्या ये सेल काम करेगा, यहां पर जो है वो कोई सॉल्ट ब्रिज काम में नहीं लिया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आपने दोनों सेलों को जो है वो दोनों हाफ सेल जो थे ना, उन दोनों को जो डायरेक्टली ऐड कर दिया, डायरेक्टली जोड़ दिया, दिस इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब यहां हमने जो कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया, क्या ये सेल काम करेगा? बिल्कुल भैया, देखो इलेक्ट्रोड की तो नेचर होती है, हर मेटल को जब भी आप इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रखोगे तो इसका या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, वो डिपेंड करता है मेटल की नेचर पर। तो यहां पर जिंक का नेचर है ऑक्सीडाइज होने की, तो भैया जिंक तो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होगा, Zn+2 धीरे धीरे यहाँ सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ये Zn+2 जमा हो गया, ठीक है। और धीरे धीरे ये प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, है ना, तो ये लो पोटेंशियल पर चला जाएगा। और दूसरी तरफ जो है वो इधर CuSO4 में हमारे पास दो चीजें हैं, Cu+2 और SO4-2। तो भैया Cu की नेचर है रिड्यूस होने की, तो ये Cu+2 जो है ना, सॉल्यूशन में जो भी Cu+2 है, ये इधर जा जाके Cu+2 जो है वो इस प्लेट पर जो है वो यहाँ पर जा जाके क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और रेस्पेक्टिवली यहाँ सॉल्यूशन में जो है वो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा सल्फेट के कारण, ठीक है। अब पहले तो सॉल्ट ब्रिज था, तो सॉल्ट ब्रिज ने तो क्या किया, जैसे ही यहां Zn+2 आया वैसे ही क्लोराइड आयन भेज दिया और इस Zn+2 को न्यूट्रल कर दिया, और इधर जैसे ही जो है वो हमारे पास सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी तो इधर से पोटेशियम को भेज दिया, सल्फेट को न्यूट्रल कर दिया। अब सॉल्ट ब्रिज है नहीं। अब यहां पर जो एक बार तो जो है सेल काम करेगा, करंट बनेगी, और करंट कैसे बनेगी, ये वाला जो धीरे धीरे हाई पोटेंशियल पर चला जाएगा, ये वाला लो पोटेंशियल पर चला जाएगा, तो ये करंट बनेगी आई, फ्लो ऑफ करंट, ये हमारे पास डायरेक्शन रहेगी। देखो जरा इधर से इधर आ रही है ना, तो करंट की डायरेक्शन जो है हम इस तरीके का सेल बनेगा, ये वाला सेल बनेगा जिसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो मैंने मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो अब जो है वो धीरे धीरे क्या होगा कि Zn+2 और इधर सल्फेट दोनों ही न्यूट्रल नहीं होंगे, और न्यूट्रल अगर नहीं होंगे तो ये Zn+2, ये बीच में क्या है, कंडक्टर है, तो देखो Zn+2 इधर से इधर और सल्फेट इधर से इधर, इस कंडक्टर प्लेट के चारों तरफ यहां आसपास पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा, और इस सल्फेट की वजह से, क्योंकि Cu+2 तो प्लेट पर जाके डिपॉजिट हो चुका है, तो इस सल्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके आसपास यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होके यहां पर आके जमा हो जाएगा। तो इधर पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, इधर नेगेटिव इकट्ठा हो गया, धीरे धीरे ये वाला जो टर्मिनल था जो पहले लो पोटेंशियल पर था, अब धीरे धीरे इस पॉजिटिव के कारण यह टर्मिनल चला जाएगा हाई पोटेंशियल पर, और यहां पर जो है ये वाला चला जाएगा लो पोटेंशियल पर। तो सेल के अंदर आप देख रहे हो एक इस तरीके का सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। करंट हमें पता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो फ्लो होता है, तो भैया अब करंट जो इधर से इधर, पहले करंट जो इधर से इधर, आप देखो आउटर सर्किट में करंट इधर से इधर, इनर सर्किट में इधर, ये दोनों करंट एक दूसरे को क्या कर जाएगी, अपोज कर जाएगी, सेल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोनों करंट की डायरेक्शन जो है ना, आप देखो कि सेल जुड़ा हुआ है तो दोनों करंट की डायरेक्शन ये रहेगी, दोनों जो वास्तव में एक दूसरे क्या है, अपोजिट है ना। दो सेल को आपने अपोजिटली जोड़ दिया, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, धीरे धीरे सेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भैया देखो इसका नाम
नाम क्या है, LLJP का नाम लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यानी दो लिक्विड के जंक्शन पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो वास्तव में जो हमारा सॉल्ट ब्रिज होता है ना, वो इस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को बनने नहीं देता है। क्यों नहीं बनने देगा? क्योंकि भैया ये क्या करेगा, जैसे ही इधर पॉजिटिव आएगा उसको तुरंत न्यूट्रल कर देगा, जैसे ही इधर नेगेटिव आएगा इसको भी तुरंत क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो ये काम है किसका, हमारे सॉल्ट ब्रिज का। बहुत काम की चीज है ना सॉल्ट ब्रिज, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूं कि व्हेन एनोड एंड कैथोड both compartments are attached directly by a conductor plate without salt bridge, then a potential difference will be developed on the junction of both liquids या both compartments, and this potential difference will works against main potential of cell। ठीक है, this potential difference is called LLJP। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, LLJP बोलते हैं। और सॉल्ट ब्रिज जो है वो इस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को बनने से क्या करता है, एक तरीके से रोकता है, इसको बनने ही नहीं देगा वो। ठीक है ना। तो ये हुई बात हमारे पास गैल्वेनिक सेल की। दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे हमने देख लिए। ठीक है, और अब देखो हम डायरेक्टली आते हैं भैया जी सेल रिप्रेजेंटेशन पर। ठीक है, देखो इसको तो मैं मिटा रहा हूं। ये जितने भी हमने देखे ना कि भाई स्टेटमेंट देखे, तो यहां से डायरेक्टली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इस तरह के क्वेश्चन जो हो यहां से बन सकता है। ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट है सेल रिप्रेजेंटेशन, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे जो है वो, क्योंकि हम बार बार जो है किसी सेल को ऐसे डायग्राम बना के तो नहीं लिख सकते ना। हर बार हम जो है बार बार किसी सेल को ऐसे डायरेक्टली रिएक्शन लिख के तो नहीं लिख सकते ना। आपको जो सेल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। तो IUPAC रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, मैं जो भी चीज बताने जा रहा हूं वो स्टैंडर्ड है IUPAC के अकॉर्डिंग, है ना। और भैया आपको जो इस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ना भी आना चाहिए। ठीक है, तो देखो किसी भी सेल में जो है, जो हम गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं, तो किसी भी सेल में सबसे पहले लिखा जाएगा एनोड, है ना। फिर बीच में ऐसे डबल डंडी आएगी, फिर इसके बाद में लिखा जाएगा कैथोड। ठीक है, और ये जो डबल डंडी है ना, ये इंडिकेट करता है किसको, सॉल्ट ब्रिज को। ये सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करता है ना। सॉल्ट ब्रिज तो बीच में होगा ही होगा, और ये एनोड होगा, ये कैथोड होगा। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, यहां पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर जो भी मेंशन करेंगे वो वास्तव में ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी, और कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो कैथोड पर हम जो भी मेंशन करेंगे वो वास्तव में रिडक्शन की रिएक्शन होगी। क्लियर है बात। फिर देखो जरा कि एनोड पर आपको एनोड को कैसे रिप्रेजेंट करना है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए जो अभी हमने देखा डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल,
और गैल्वेनिक सेल में आपने जो है वो क्या लिखा, एनोड, है ना, एट एनोड। एनोड पर क्या रिएक्शन लिखी थी, एनोड पर क्या हो रहा था, Zn सॉलिड था ना, ये कन्वर्ट हुआ किसमें, Zn+2, और ये हुआ एक्वस, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन हुई कहां, एनोड पर। तो क्या हुआ यहां पर, जिंक जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn+2 में, ठीक है। तो इसको हम कुछ यूं लिखेंगे कि जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू Zn+2। ये तो क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, एक्वस है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है भैया, ये एनोड का रिप्रेजेंटेशन है। अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा। एट कैथोड, तो कैथोड पर क्या रिएक्शन हुई, कैथोड पर जो हमारा Cu+2 था ना, ये एक्वस था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और ये चला जाएगा किसमें, कॉपर सॉलिड में, ठीक। और जो हो यहां इसको कैसे लिखेंगे, Cu+2 से Cu में चला गया, तो इसको मैं यू लिखूंगा, Cu+2 एक्वस, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड में, ठीक है। अब ध्यान दो जरा कि हमने जो हो इन दोनों को, इसका मतलब क्या है, जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू Zn+2, कॉपर+2 इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर। आपने इन दोनों को एक सिंगल डंडी से जो हो क्या कर रखा है, अलग कर रखा है। तो ये जो सिंगल डंडी है, ये वास्तव में लगाई जाती है जब 2 फेज को आपको अलग करना होता है। 2 फेज, जैसे यहां पर सॉलिड और एक्वस, ये दोनों अलग अलग है, तो 2 फेज को अलग करने के लिए बीच में हम स्लैश लगाते हैं। जैसे यहां एक्वस और सॉलिड दोनों अलग अलग है, आपने स्लैश काम में लिया। अगर एक ही फेज में हो कि भाई मान लो कुछ ऐसी रिएक्शन हुई कि जैसे Cu+2 से Cu+1 चला गया, ये भी एक्वस ये भी एक्वस, अगर सेम फेज हो तो सेम फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, वहां पर हम कोमा काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि स्लैश, है ना, दिस साइन इज यूज्ड टू इंडिकेट या टू सेपरेट टू डिफरेंट फेज, ठीक है। आपको जो वो 2 अलग अलग फेज को जो है वो एक तरीके से अगर डिफरेंशिएट करना है, सेपरेट करना है, तो आपको स्लैश साइन जो है वो काम में लेना पड़ेगा। अब इसको जो है वो हम कुछ यूं लिखेंगे, देखो एनोड पर क्या हो रहा है, Zn इज कन्वर्टिंग इनटू Zn+2, तो इसको मैं यूं लिखूंगा Zn, है ना, ये सॉलिड है, और फिर ये जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn+2, ये क्या है, एक्वस है, और फिर जो है वो हमने क्या लगा दिया, सॉल्ट ब्रिज, ये तो एनोड हो गया, और दूसरी तरफ जो है वो क्या है, Cu+2, ये है एक्वस, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉपर में, ये है सॉलिड, है ना। बीच में जो स्लैश लगाया है, ये क्या कर रहा है, वास्तव में 2 अलग अलग फेज को डिफरेंशिएट करने का काम कर रहा है। ये वाला जो है पूरा क्या है, एनोड हो गया, और ये वाला क्या हो गया, कैथोड हो गया। अब इसको पढ़ना और लिखना आपको आना चाहिए, है ना, कि भाई हम हर बार जो है पूरी कंप्लीट रिएक्शन नहीं लिख सकते, हम हर बार जो है वो कंप्लीट रिएक्शन लिख के या हर बार जो डायग्राम बना के सेल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए जो वो हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में जो है सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास तरीका होता है। फिर जो है वो आपको ये भी ध्यान में रखना, देखो यहां पर Zn और ये जो कॉपर है सॉलिड, जो रोड होती है ना, जो रोड हम लगाते हैं, वो काम करते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर का, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों, Zn और ये कॉपर, ये दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर हम कैसे लिखें, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स या इलेक्ट्रॉन कैरियर विल बी written just before any ion at anode side and just after any ion at cathode side, ठीक है। तो भैया ये भी एक रूल है कि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर था, इसको आयन से जस्ट पहले लिखना है एनोड पे, और आयन के जस्ट बाद में लिखना है किधर, कैथोड पे। ऐसा नहीं लिखना है कि भाई पहले जो आपने कॉपर लिख दिया फिर Cu+2, उसका मतलब बदल जाएगा। तो ये तो है भैया हमारे पास ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब गैस के लिए कैसे लिखे, है ना, तो गैस का भी रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, तो वो मैं लिख देता हूं, फॉर गैसियस इलेक्ट्रोड, ठीक है, गैस कैरियर या गैसियस इलेक्ट्रोड गैस विल बी रिटर्न जस्ट आफ्टर गैस कैरियर एट एनोड साइड
एंड जस्ट बिफोर गैस कैरियर एट कैथोड साइड। अब भाई देखो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से जो है वो आएगी। ये क्या है, हालांकि देखो वैसे आज तक आपने कभी रूल नहीं लिखे होंगे, डायरेक्टली ही आपने पढ़ा होगा कि ये बस ऐसे लिख दो, लेकिन ये वास्तव में जो वो IUPAC के रूल होते हैं और इनको जो वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में जो है ना ये सारी चीजें आगे पीछे दे देता है तो उनका मतलब जो है बाद में बदल जाएगा। जैसे इसको हम समझते हैं कि मान लो कि जैसे किसी भी गैस के लिए हम जनरली प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, मतलब प्लेटिनम की रोड जो है वो हम इलेक्ट्रोड में डिप करेंगे। तो हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो प्लेटिनम के सहारे H2, देखो इसको हमने जो वो इस तरीके से लिखा है, प्लेटिनम के सहारे H2 क्या है, गैस है ना। फिर जो है वो ये चला गया किसमें, H+, ये है एक्वस, फिर ये डबल डंडी आ गई। अब ये जो है वो पूरा क्या हो गया, ये एनोड हो गया। इसको पढ़ना सीखो अब आप कि प्लेटिनम तो यहां पर क्या है, दिस इज गैस कैरियर, ठीक है, ये तो है गैस कैरियर। और मैंने क्या लिखा है कि अगर मान लो एनोड साइड कोई गैस है तो गैस को जो है वो आप गैस कैरियर के जस्ट बाद में लिखोगे। अब इसके बाद में देखो ये दोनों, प्लेटिनम कैसा है, सॉलिड है, गैस कैसा है, गैस मतलब H2 कैसा है, गैसीय स्टेट में। दो अलग अलग फेज को अलग करने के लिए आपने स्लैश लगा दिया। फिर गैस जो है H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में, ऑक्सीडेशन होता है ना नोड पर, तो इसका मतलब है H2 इज कन्वर्टिंग इनटू H+, और दोनों अलग अलग फेज है, अलग अलग फेज को सेपरेट करने के लिए वापस से आपने क्या लगा दिया, स्लैश लगा दिया। ये तो एनोड। अब कैथोड साइड मान लो अगर कोई गैस है तो कैथोड साइड गैस को हम ऐसे लिखेंगे कि जैसे मान लो Cl- है, ये एक्वस होगा, ये कन्वर्ट हो गया Cl2 में, और प्लेटिनम जो है वो यहां पर जो है क्या हो गया, अपने पास कैरियर हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखो कि हमने गैस को लिखा है जस्ट बिफोर गैस कैरियर। ठीक है, अपने पास क्या है, ये है भैया जी कैथोड। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारे पास गैस के लिए, है ना। और जैसे मान लो अभी मैंने कहा कि दो अगर सेम फेज है तो सेम फेज को अलग करने के लिए हम कोमा काम में लेते हैं। जैसे आप ये समझो कि हमारे पास एक ऐसा सेल है कि प्लेटिनम है और फिर प्लेटिनम के साथ हमारे पास Fe+3 है या Fe+2 है। ठीक है, ये एक्वस है, तो दो डिफरेंट फेज हो गई, इनको अलग करने के लिए स्लैश काम में लिया, और Fe+2 का ऑक्सीडेशन होकर ये चला गया Fe+3 में, ये एक्वस है। तो भैया देखो दो सेम फेज को अलग करने के लिए हमने कोमा काम में लिया, फिर सॉल्ट ब्रिज हो गया। और यहाँ पर बाकी जो दूसरा कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ इस तरफ जो है वो हमारे पास हो गया Cr+3 एक्वस, ये कन्वर्ट हो गया मान लो Cr+2, है ना, एक्वस, और ये जो है वो प्लेटिनम। तो ठीक ऐसा ही केस है, आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है, इस तरफ जो होगा वो एनोड होगा, इस तरफ जो होगा कैथोड होगा। दो सेम फेज को अलग करने के लिए कोमा काम में लेते हैं, दो डिफरेंट फेज को अलग करने के लिए हम जो वो स्लैश काम में लेते हैं। ठीक है ना, इतना ध्यान में रखना है। इस पर नोटेशन पर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम नोटेशन से रिएक्शन कैसे लिखते हैं ये भी हम सीखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपकी अच्छे से समझ में आई होगी। यहां से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।